कैसा रहेगा साल 2026 इंडियन रियल एस्टेट के लिए? क्या है इंडियन रियल एस्टेट का आउटलुक? क्या यह इतना ही रोजी पिक्चर है जितना कि डेटा पॉइंट्स दिखा रहे हैं? क्या 2026 में इंडियन रियल एस्टेट में वो इन्वेस्टमेंट्स होंगे जो सब लोग एक्सपेक्ट करके बैठे हैं? ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप ये सवाल किससे पूछ रहे हैं। अगर आप रियल एस्टेट के स्टेक होल्डर्स से सवाल पूछेंगे तो इंडियन रियल एस्टेट का एक बुल साइकिल चल रहा है और उसको जस्टिफाई करने के लिए वो आपको सेल्स डेटा दिखाएंगे। एक लग्जरी हाउसिंग का सेल्स डेटा बहुत जबरदस्त इंडिकेशन देगा कि ओवरऑल सेल्स वैल्यू बहुत बढ़ा है। वॉल्यूम भले नहीं बढ़े लेकिन वैल्यू बहुत बढ़ा है। एक और आर्गुमेंट दिया जा रहा है 2026 के लिए और वो ये कि रियल एस्टेट के डेवलपर्स का नया प्लेग्राउंड है टियर 2 शहर। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी और मेरा नाम है रवि सिन्हा। रियल एस्टेट के सारे स्टेक होल्डर्स के दावे जो इस समय बता रहे हैं कि इंडियन रियल एस्टेट का एक बुल रन चल रहा है, उस पे एक रियलिटी चेक की इस समय जरूरत है। और वो जरूरत इसलिए है कि रियल एस्टेट के जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं वो सारे इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स की तरफ से हैं और इन सब डेटा पॉइंट्स से एक आम कंज्यूमर बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है। रियल एस्टेट को 2026 में मैं सिर्फ एक वर्ड में डिफाइन कर सकता हूं और वो वर्ड है अनरियल। रियल एस्टेट का जो एक अपबीट माहौल बनाने की कोशिश स्टेक होल्डर्स कर रहे हैं वो कुछ ऐसा है जैसे कि हर साल पोस्ट बजट में आप देखते हैं सेक्टर को मिलता कुछ नहीं है, लेकिन सारे स्टेक होल्डर्स इसे एक ऐतिहासिक बजट बताते हुए कहते हैं कि अब रियल एस्टेट का ग्रोथ होगा। ये रियल एस्टेट के स्टेक होल्डर्स का मिसप्लेस्ड ऑप्टिमिज्म है या मायोपिक विजन है? हमें यहां पर एक बात समझनी होगी कि रियल एस्टेट का जो ट्रांजैक्शंस हो रहा है उसमें वैल्यू तो हाई है लेकिन वॉल्यूम डाउन है। मतलब ये कि ओवरऑल सेल्स फिगर ऊपर जा रहा है लेकिन नंबर ऑफ यूनिट्स कम सेल हो रहे हैं। ऐसा क्यों? आप जब लीडिंग रियल एस्टेट कंपनीज के टॉप लाइन देखेंगे, उनके स्टॉक परफॉर्मेंस देखेंगे तो आपको हॉलिस्टिक पिक्चर नहीं मिलेगी। वो रियल एस्टेट का रियल स्टेट ऑफ अफेयर्स का रिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा। ऐसा इसलिए कि लग्जरी के भरोसे सेल्स वैल्यू बढ़ते जा रहे हैं लेकिन वॉल्यूम बहुत डाउन है। अगर मैं इंडियन रियल एस्टेट को कंज्यूमर के एंगल से देखता हूं तो मुझे समस्या डिमांड में नजर नहीं आती है, एफोर्डेबिलिटी में नजर आती है, लोगों की परचेज पावर में समस्या नजर आती है। आज सच यह है कि प्राइस टू इनकम रेशियो के लिहाज से अगर बात करें, इंडिया के टॉप टीयर शहर में कहीं भी कोई भी प्रॉपर्टी प्राइस टू इनकम रेशियो के लिहाज से 20 साल से कम में नहीं है। मतलब कि आप जो एक ग्लोबल एवरेज है कि प्राइस टू इनकम रेशियो 5 साल का होना चाहिए, वो प्रॉपर्टी आपको खरीदनी चाहिए जो आपके 5 साल की ग्रॉस इनकम के बराबर हो। लेकिन इंडिया के टॉप टीयर शहरों में मुझे ये प्राइस टू इनकम रेशियो 20 साल का नजर आता है और यहीं पे मेरे कुछ बहुत सारे सवाल आ जाते हैं। अगर 2026 इतना ही प्रॉमिसिंग ईयर है इंडियन रियल एस्टेट के, तो फिर अफोर्डेबल्स और मिड सेगमेंट हाउसिंग रियल एस्टेट मार्केट से वाइप आउट क्यों हो रहे हैं? अगर बिल्डर का पूरा इकोसिस्टम अपने असेसमेंट में इतना ऑनेस्ट है तो वो कैपेसिटी एक्सपेंशन क्यों नहीं कर रहे हैं? हर बिल्डर पिछले कुछ सालों के मुकाबले कम प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है। ये और बात है कि वो प्रोजेक्ट ज्यादातर लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी लॉन्च हो रहे हैं तो लोगों को ऐसा लगता है कि ओवरऑल सेल्स वॉल्यूम देखकर कि बहुत ज्यादा रियल एस्टेट में सेल हो रहा है, जबकि सच यह है कि नंबर ऑफ यूनिट्स कम सेल हो रहे हैं। आम लोगों की अफोर्डेबिलिटी की बात करें, अब बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आपका एजम्पशन का बेसिस क्या है। मैं रियल एस्टेट से के स्टेक होल्डर्स से पूछता हूं कि आप जो
ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक दे रहे हैं, आपका एजम्पशन का बेसिस क्या है? क्या इंडिया में जीडीपी ग्रोथ के दावे के भरोसे आप बात कर रहे हैं? और ऐसा मैं इसलिए भी पूछता हूं कि अगर बात सिर्फ रियल एस्टेट के असेसमेंट को जीडीपी ग्रोथ से देखें, तो जीडीपी ग्रोथ का इंडिया का जो दावा है उसके अनुसार तो इंडिया में इस समय एक गोल्डीलॉक इकोनॉमी का जोन चल रहा है, सब कुछ बहुत आइडियल चल रहा है। और यही एजम्पशन मेरे मेल बॉक्स में 200 से ज्यादा 2026 के आउटलुक के रियल एस्टेट डेवलपर्स के मेल आए हुए हैं। हर किसी का एजम्पशन इसी बात पे है कि ग्रोथ जो है इंडिया का देखिए 8.2% है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि अगर इतना ही गोल्डी लॉक इकॉनमी है, और हमारे ऑडियंस में जो लोग नहीं जानते हैं गोल्डी लॉक इकॉनमी क्या होती है, गोल्डी लॉक इकॉनमी एक फेरी टेल है जहां सब कुछ आइडियल है, जहां आपका इन्फ्लेशन कम है, ग्रोथ रेट हाई है। अगर मैं मान लूं कि सरकारी दावों के अनुसार यह सच है, तो भी मेरे दो सवाल तो बनते हैं। अगर हम एक गोल्डीलॉक इकोनॉमी के जोन में हैं, अगर वाकई हमारा ग्रोथ 8.2% का हो रहा है, तो देश में जॉब्स क्रिएट क्यों नहीं हो रही हैं? देश में कंजम्पशन इतना चैलेंजिंग क्यों बना हुआ है? आज सच तो यह है कि इंडिया के सारे बड़े कॉरपोरेट्स, और यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात वित्त मंत्री संसद में खड़ी होकर कह चुकी हैं कि बड़े कॉरपोरेट हाउसेज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, और वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि कंजम्पशन एक चैलेंज है। जीएसटी का भी स्लैब रेट इसीलिए चेंज किया गया था, कुछ आइटम्स में इसीलिए कम किया गया था कि कंजम्पशन बढ़ेगा, लेकिन अभी तक कंजम्पशन बढ़ता हुआ नहीं दिखा है। और मैं रियल एस्टेट को हमेशा से अनरियल इसलिए कहता हूं क्योंकि आपका जो ग्रोथ है वो पूरी तरह से लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी का है। देखिए, पहली बात तो यह है कि रियल एस्टेट के ग्रोथ के जो दावे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले कुछ सालों में रियल एस्टेट के सेल्स बढ़े थे, खासकर पोस्ट कोविड, और उसको भी बहुत गहराई से देखे जाने की जरूरत है। अगर हम 2026 के आउटलुक की बात कर रहे हैं, तो हमें यह समझना पड़ेगा कि पिछले कुछ सालों में रियल एस्टेट मार्केट का ग्रोथ का डायरेक्शन क्या रहा है, उसके पैरामीटर्स क्या रहे हैं। पोस्ट कोविड स्टॉक मार्केट के में जो लोगों को गेन्स हुए थे, वो रियल एस्टेट में ट्रांसफर हुआ। लोगों ने स्टॉक मार्केट के गेन्स को प्रॉपर्टी में डाला, जिसको कि रियल एस्टेट के स्टेक होल्डर्स ने एक पेंटअप डिमांड का नाम दिया। ये पेंटअप डिमांड, सो कॉल्ड पेंटअप डिमांड, एफोर्डेबल और मिड सेगमेंट में ज्यादा आया, स्टॉक मार्केट के गेन्स वहां आए, और वो अब फेज ओवर हो चुका है। आज की तारीख में एफोर्डेबल और मिड सेगमेंट हाउसिंग में ना तो डिमांड है और ना सप्लाई है। अब आप इसमें पूछेंगे, और रियल एस्टेट के बहुत सारे स्टेक होल्डर्स मुझसे पूछते हैं कि लग्जरी हाउसिंग का तो डिमांड इतना ज्यादा है, इसका क्या इंडिकेशन ये नहीं माना जाएगा कि देश ग्रो कर रहा है? नहीं, लग्जरी हाउसिंग का डिमांड इसलिए ज्यादा है क्योंकि इस समय पूरी ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक बहुत वीक है। दुनिया एक ऐसे इकोनॉमिक रीसेट की तरफ बढ़ रही है जो पहले शायद कभी नहीं हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक नए तरह के इकोनॉमिक रीसेट को दुनिया देख रही है, जहां डॉलर की मोनोपोली खत्म हो रही है, और ऐसे इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी में इन्वेस्टर्स फिक्स्ड असेट की तरफ भागते हैं। जब कभी रिसेशन होता है तो सबसे पहले फाइनेंशियल मार्केट को अफेक्ट करता है, और कन्वेंशनल विजडम यही रहा है कि नॉर्मली आपका जो फिक्स्ड असेट्स होते हैं वो कम रिस्की होते हैं, तो इसलिए भी लोग आ रहे हैं प्रॉपर्टी मार्केट की तरफ। गोल्ड और स्टॉक में, गोल्ड में भी इसीलिए आ रहे हैं, गोल्ड और सिल्वर भी इसीलिए इतना हाई प्राइस पॉइंट पे है। लेकिन यहां पे एक और एस्पेक्ट है जिसको देखना जरूरी है। इंडिया का प्रॉपर्टी मार्केट एक ऐसा यूनिक केस स्टडी है जो आज स्टॉक मार्केट से ज्यादा वैल्यू ओवर वैल्यूड है, और ऐसा कहने वाला मैं कोई अकेला इंसान नहीं हूं। दुनिया भर में बहुत सारे अर्थशास्त्री ये कहने लगे हैं। इंडो अमेरिकन वैल्यूएशन एक्सपर्ट्स अश्वत्थ दामोदरन ने भी इस बात को कहा है। तो ये जो लग्जरी का सेल हो रहा है, क्योंकि पोस्ट कोविड इकोनॉमी में हमेशा एक बात होती रही है कि के शेप इकोनॉमी बन गई है, सब कुछ सिमट गया है टॉप पे, अमीर और अमीर बनता जा रहा है, और गरीब के लिए कॉस्ट ऑफ लिविंग एक चैलेंज है। ये जो के शेप इकोनॉमी है,
इस इकॉनमी में प्रॉपर्टी मार्केट भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्योंकि जब सब कुछ टॉप पे सिमट रहा है, लोगों के पास टॉप पे पैसा है, तो जाहिर सी बात है वो प्रॉपर्टी भी खरीद रहे हैं और लग्जरी और सुपर लग्जरी खरीद रहे हैं। क्या ये एक सस्टेनेबल इकॉनमी है? क्या इसके भरोसे 2026 के लिए एक एक रोजी इकोनॉमिक आउटलुक दिया जा सकता है? मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि जितने इन्वेस्टमेंट इस तरह के होने थे, वो ऑलरेडी हो चुके हैं। और सच तो ये है कि आज जो ये टॉप पे बैठे रिच कार्टेल वाले भी हैं, वो लग्जरी और सुपर लग्जरी में स्टकअप हो चुके हैं। एक नोशनल एप्रिसिएशन मिल रहा है, देखने में सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि वो प्रॉफिट उनको मिल रहा है। क्या वो उस प्रॉफिट को लेकर प्रॉपर्टी मार्केट से एग्जिट कर सकते हैं? क्या वो उस प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं? सच तो ये है, ये जो नॉशनल प्रॉफिट है, ये जो ऑन पेपर आरओआई है, वो सब ऑन पेपर ही है। आप आज की तारीख में प्रॉपर्टी मार्केट में लग्जरी में एग्जिट नहीं ले सकते। बहुत सारे लोगों ने पिछले 2-3 सालों में, खासकर 2024 और 25 में, जो लग्जरी और सुपर लग्जरी में कई यूनिट एक साथ बुक किए थे, बिल्डर को नॉमिनल अमाउंट दे देकर बुक किए थे, ये सोचकर कि लग्जरी का मार्केट अब ग्रो करेगा। आज उन लोगों के लिए एग्जिट लेना बहुत मुश्किल हो रहा है। ज्यादातर डीप पॉकेट इन्वेस्टर्स, और मैं नाम नहीं ले सकता हूं, लेकिन मेरी बहुत सारे डीप पॉकेट इन्वेस्टर्स और लग्जरी के बिल्डर्स से भी बात होती है, सबके यहां एक क्राइसिस है। 2026 में यह बबल बर्स्ट भी हो सकता है। एक और इशू है जिसको कि रियल एस्टेट के स्टेक होल्डर्स बहुत प्रोपेगेट कर रहे हैं, और वो है कि अब टीयर 2 शहरों का ग्रोथ होगा। ये टीयर 2 शहरों के ग्रोथ को की ओवर सेलिंग हो रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि टीयर 2 शहरों में सिर्फ वो छोटे और मिड साइज डेवलपर जा रहे हैं जो अब टॉप टीयर सिटीज में प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं कर सकते। वो इसलिए लॉन्च नहीं कर सकते क्योंकि यहां पे एफोर्डेबल और मिड सेगमेंट में लोगों के पास परचेज पावर ही नहीं है, और जहां पर परचेज पावर है लग्जरी में, वहां का बायर इस छोटे बिल्डर के पास नहीं आएगा। वो डीप पॉकेट बिल्डर्स के पास जाना प्रेफर करेगा। और ये डीप पॉकेट बिल्डर्स की कहानी तो कुछ ऐसी है। फॉर एग्जाम्पल नोएडा की बात करें, कुछ समय पहले तक नोएडा को सबसे एफोर्डेबल प्रॉपर्टी मार्केट माना गया था। आज नोएडा में 35,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के रेट से भी प्रॉपर्टी लॉन्च हो रहे हैं। और ये 35,000 रुपए पर स्क्वायर फीट कोई कारपेट एरिया नहीं है, सेलेबल एरिया है, सुपर बिल्टअप एरिया है, जहां की आपका लोडिंग कम से कम 50% है। तो नोएडा में जो प्रॉपर्टी लॉन्च हो रहे हैं वो 70,000 रुपए पर स्क्वायर फीट कारपेट एरिया पर बैठ रहे हैं। ये मुंबई से भी ज्यादा महंगा रेट है। सच तो यह है, ये इंडिया का सबसे महंगा प्रॉपर्टी मार्केट बन गया, जिसको कल तक हम एफोर्डेबल मार्केट मानते थे। और इसीलिए जब टीयर 2 सिटीज के लोग बात करते हैं, मुझे लगता है टीयर 2 सिटीज में भी ये बिल्डर जो एंट्री ले रहे हैं, वहां भी ओवर सप्लाई ये क्रिएट कर देंगे। ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि वहां पर डिमांड नहीं है। प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज है कि उसमें डिमांड हमेशा रहती है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि लोगों के पास परचेज पावर ही नहीं है। एक तीसरा आर्गुमेंट रियल एस्टेट के स्टेक होल्डर्स दे रहे हैं 2026 को बहुत रोजी पिक्चर दिखाने के लिए, और वो है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट आएगा रियल एस्टेट में। ज्यादातर जो कमिटमेंट्स हैं 2026 के लिए, वो सिर्फ कमिटमेंट हैं। ऑन ग्राउंड पैसा कितना आएगा वो देखने वाली बात है, क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टर्स जो हैं वो इंडिया को लेकर इस समय बहुत कॉन्शियस हैं। उन्हें यह रियलाइजेशन हो रहा है कि उनके पास मल्टीपल रिस्क हैं। इंडिया में कंजम्पशन गिरा है, लोगों के पास परचेज पावर नहीं है, जॉब्स नहीं है, और सबसे बड़ी बात यह है, अगर वो प्रॉफिट बुक भी करते हैं और रुपया अगर कमजोर होता है, फॉर एग्जांपल 10% का प्रॉफिट मिला और रुपया 12% कमजोर हो गया, तो उन्हें लॉस के साथ जाना पड़ेगा। और इन्वेस्टर्स ने पास्ट में भी रुपए के कमजोर होने की वजह से अपनी उंगली जला रखी है। अब ये ज्यादातर जो मैंने आपको आउटलुक बताया कि ये रिस्की है, लग्जरी में ओवर सप्लाई है, ज्यादातर डीप पॉकेट इन्वेस्टर्स भी फंसे पड़े हैं, ये तो हुई रेसिडेंशियल रियल एस्टेट की बात। कॉमर्शियल रियल एस्टेट को लेकर बहुत ज्यादा बुलिश आउटलुक मैं देख रहा हूं रियल एस्टेट स्टेक होल्डर्स की तरफ से।
चलिए एक रियलिटी चेक इसका भी कर लेते हैं। पहली बात यह कही जा रही है कि जीसीसी, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, इंडिया में बहुत ज्यादा इस्टेब्लिश होंगे। सच्चाई तो यह है कि अगर इंडियन इकोनॉमी का यही ग्रोथ रहा, ग्रोथ ट्रैजेक्टरी यही रही, जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक टेंशंस ऐसे ही रहे, इंडो यूएस ट्रेड डील नहीं हुए, तो ऐसा हो नहीं पाएगा। और अगर अमेरिका ने हायर एक्ट पास कर दिया जिसमें इंडियन जीसीसी में काम देने वालों पे 25% का टैरिफ लगाया जाने लगा, तो जीसीसी की कहानी भी वहीं रुक जाती है। तो ये भी जीसीसी को लेकर जितना हाइप बनाया गया है वो फिलहाल तो हाइप ही है। एक दूसरा हाइप बनाया जाता है लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग को लेकर कि रियल एस्टेट के इस सेगमेंट में तो ग्रोथ होगा क्योंकि इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट है। सबसे बड़ा मार्केट तब बनता है जब वहां कंजम्पशन होता है। इंडियन मार्केट में आज कंजम्पशन कहां है? इसी के साथ सबसे बड़ा सवाल, क्या 2026 में कुछ ऐसा होगा कि इंडियन रियल एस्टेट अनरियल से रियल बन जाए? ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता है। डेवलपर्स को रियलिस्टिक होना पड़ेगा। उन्हें अपार्टमेंट के जो लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी का वो हाइप जो क्रिएट कर रहे हैं, उन्हें उससे बाहर आना पड़ेगा। उन्हें अपार्टमेंट साइजेज रिड्यूस करने पड़ेंगे। अगर कॉस्ट कम नहीं कर सकते अदरवाइज, तो अपार्टमेंट साइजेज रिड्यूस करके कॉमन मैन को कैटर करना पड़ेगा। उन्हें देखना पड़ेगा कि देश की एक्चुअल परचेज पावर, किसी भी माइक्रो मार्केट की एक्चुअल परचेज पावर क्या है। क्योंकि आज की तारीख में जो प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं, सारे फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट हो रहे हैं कॉमर्शियल सेगमेंट में और रेजिडेंशियल सेगमेंट में। सारे लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी लॉन्च हो रहे हैं और सब इस एजम्पशन पे लॉन्च हो रहे हैं कि इंडिया का ग्रोथ, एक एक ग्रोइंग इकोनॉमी की वजह से इंडिया का ग्रोथ बहुत फास्ट होगा। आई विश ऐसा हो, लेकिन क्या इंडिया का ग्रोथ वाकई उतना फास्ट होने जा रहा है जितने कि हमारे पॉलिसी मेकर्स दावा कर रहे हैं? मेरी तरफ से इस समय होम बायर्स के लिए यही एडवाइस होगी कि आप ओवरहीटेड प्रॉपर्टी मार्केट से दूर रहें, खासकर तब जब आपको ये एक डेट ट्रैप में ला रहा है। रियल एस्टेट इंडिया का बहुत अनरियल है इस समय। ये डीप पॉकेट इन्वेस्टर्स का खेल है, ये टॉप पर बैठे रिच लोगों का खेल है। एक आम इंसान, सैलरीड क्लास या जो कोई छोटे मोटे बिजनेस कर रहा है, अगर उसकी ग्रॉस इनकम का 12 साल, 15 साल, 20 साल एक घर की कीमत है, तब उसे इस प्रॉपर्टी मार्केट से दूर रहना चाहिए। 2026 में मुझे इंडियन रियल एस्टेट में ग्रोथ तो नहीं दिखता है। बबल बर्स्ट होगा या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। और कम से कम मैं ऐसा चाहता हूं कि थोड़ा बबल बर्स्ट हो आम लोगों के लिए, जो घर चाहते हैं, जो सर के ऊपर छत चाहते हैं, जो चाहते हैं कि इंडिया का रियल एस्टेट का प्राइस पॉइंट उनकी परचेज पावर के अंदर हो। आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में? अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। शुक्रिया।